नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और किस प्रकार आप इस मैनेजमेंट सिस्टम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसे हम लोग ISO 9001 के नाम से भी जानते हैं। QMS ISO के द्वारा बनाया गया एक स्टैंडर्ड है। ISO अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड जेनेवा में है और मोर देन 165 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। ISO के मेंबर्स का काम है वेरियस टाइप के स्टैंडर्ड डेवलप करना, जिसमें से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी एक स्टैंडर्ड है जो ISO ने डेवलप किया है। ISO ने अपना पहला क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 1987 में डेवलप किया था और अब तक इसके 5 वेरिएशन आ चुके हैं। लेटेस्ट वर्जन इसका 2015 है। ISO की और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को दबा के इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, ISO 9001 की जो फैमिली है, इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। समय समय पे इसमें कोई चेंजेस करे गए, इसके नए नए वर्जन आए। तो इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो 1987, सेकंड वर्जन इसका आया 1994 में, थर्ड वर्जन इसका आया 2000 में। आफ्टर दैट 2008 में कोई चेंजेस करे गए और अभी लेटेस्ट वर्जन इसका 2015 चल रहा है, जिसको हम इसको बोलते हैं 5th एडिशन या कह सकते हो 5th रिवीजन। आइए इसको और ज़्यादा गहराई से देखते हैं, ये क्या है। इवैल्यूएशन ऑफ ISO 9001 स्टैंडर्ड। दोस्तों, ISO 9000 की शुरुआत 1987 में हुई, जब ISO 9000 को ब्रिटिश स्टैंडर्ड BS 5750 से अडॉप्ट किया गया। उस टाइम पर मैनेजमेंट सिस्टम के 3 मॉडल थे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की स्कोप ऑफ एक्टिविटीज पर बेस्ड थे। पहला था ISO 9001 1987। ये मॉडल क्वालिटी एश्योरेंस, डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज पर बेस्ड था। ये स्टैंडर्ड उन कंपनीज के लिए था जो न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करती थी। दूसरा था 9002 1987। ये मॉडल भी क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन के लिए एंड सर्विसेज के लिए था, बट उन कंपनीज के लिए जो न्यू प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करती थी। तीसरा था ISO 9003 1987। ये मॉडल था फिनिश प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस एंड फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्ट करना। ये मॉडल था फिनिश प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी एश्योरेंस एंड फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्ट करना के लिए। इसमें इससे कोई मतलब नहीं होता था कि प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस किया गया है। ये स्टैंडर्ड एग्जिस्टिंग US एंड अदर डिफेंस स्टैंडर्ड से इन्फ्लुएंस था। इसमें फाइनल प्रोडक्ट देखा जाता था, पूरा प्रोसेस चेक नहीं होता था। 1994 में स्टैंडर्ड को रिवाइज किया गया और क्वालिटी एश्योरेंस के साथ प्रिवेंटिव एक्शन को ऐड किया गया और साथ में डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट भी ऐड की गई। इसका नेक्स्ट वर्जन 2000 में हुआ और अब तीनों स्टैंडर्ड को मिलाकर ISO 9001, 9002, 9003 को मिलाकर एक नाम 9001 कर दिया गया और साथ में जो कंपनी न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करती है उसके लिए डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट को ऐड किया गया। सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन की बजाय प्रोसेस मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग एक्टिविटी को भी ऐड किया गया और साथ में अपर एग्जीक्यूटिव की इन्वॉल्वमेंट को भी बढ़ाया गया। 2008 में एक बार फिर से स्टैंडर्ड को रिवाइज किया गया, बट इस बार कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करके सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऐड किए गए और इस प्रकार नेक्स्ट टाइम 2015 में स्टैंडर्ड को अपडेट किया गया और इस बार क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में कुछ चेंजेस किया गया। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी प्रिंसिपल क्या है। न्यू वर्जन में स्टैंडर्ड का न्यू स्ट्रक्चर इंक्लूड किया गया और 2 क्लोज बढ़ा दिए गए। इसमें पहले 8 क्लोज थे और अब 10 कर दिए गए। न्यू स्ट्रक्चर में रिस्क बेस्ड थिंकिंग को ऐड किया गया, साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट को भी कम कर दिया गया। अब देखते हैं ISO 9001 क्या नहीं है।
बहुत से लोगों को ये लगता है कि ISO का सर्टिफिकेट ले लिया तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी वाला हो गया, प्रोडक्ट सर्टिफाइड हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ISO एक प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये कोई प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट नहीं है। ISO सर्टिफाइड हो जाने से इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपका क्वालिटी वाला हो गया। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के बेस पर ही वो एक्चुअली में प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अगर आप इसको सीरियसली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बेनिफिट्स की बात करें तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बेनिफिट्स हैं: कस्टमर की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की एबिलिटी को लगातार प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाना, साथ में कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना और अपने ऑब्जेक्टिव के लिए रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को पहचानना। नेक्स्ट है एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट स्पेसिफाइड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, एक चीज़ तो साफ है कि इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर आज की डेट में वही ऑर्गेनाइजेशन टिकेगी जो क्वालिटी को डिलीवर करेगी, क्वालिटी वाइज काम करेगी। ISO का स्टैंडर्ड भी क्वालिटी के इन्हीं 7 प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 7 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट, कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस के अंदर टॉप मैनेजमेंट को कस्टमर की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। सेकंड, लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर टॉप मैनेजमेंट को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्वालिटी पॉलिसी एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं। थर्ड, एंगेजमेंट ऑफ पीपल। एंगेजमेंट ऑफ पीपल में टॉप मैनेजमेंट क्वालिटी का इफेक्टिवनेस के लिए पीपल को रिक्रूट करें और उन्हें ट्रेनिंग दें। फोर्थ, प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्वालिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिफाइन करें और साथ में रिस्क बेस्ड थिंकिंग पर फोकस करें। फिफ्थ, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट में भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए इम्प्रूवमेंट पर फोकस करें। सिक्स्थ, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। इसमें एम्प्लॉय का सिलेक्शन करें और डिजाइन एंड डेवलपमेंट की प्लानिंग करें और डाटा एंड इंफॉर्मेशन को एनालाइज एंड इवेल्युएट करें। सेवंथ, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अपने सप्लायर, पार्टनर, सोसाइटी, एम्प्लॉइज एंड ऑल अदर इंटरेस्टेड पार्टी का ध्यान रखें। दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रिंसिपल के ऊपर हमने एक अलग सी वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप चाहें तो प्रिंसिपल के बारे में अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को अलग से देख सकते हैं। दोस्तों, इन 7 प्रिंसिपल को हम PDCA की मदद से ऑर्गेनाइजेशन में लागू कर सकते हैं। प्लान, डू, चेक, एक्ट। PDCA साइकिल ऑल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का फाउंडेशन है। PDCA साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम में डेवलपमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड कंट्रोल को इंश्योर करना है और PDCA ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस की मॉनिटरिंग करने का सिंपल टूल है। PDCA को समझते हैं। PDCA में प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के क्लॉज नंबर 4 के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। डू में हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। चेक में हम ये चेक करते हैं कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ISO की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। एक्ट में हम रिव्यू में जो चैलेंजेस एंड इश्यूज आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारा स्टैंडर्ड टोटल 10 सेक्टर में डिवाइड है, जिसको हम लोग 10 क्लॉज भी कह सकते हैं। स्टार्टिंग इसमें से पहला है स्कोप। इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन दिया गया है। सेकंड है नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। इसमें रेफरेंस की बात की गई है। थर्ड है टर्म्स एंड डेफिनेशंस। इसमें सिर्फ टर्म्स एंड डेफिनेशंस डिफाइन किए गए हैं। स्टैंडर्ड की मेन बात क्लॉज नंबर 4 से शुरू होती है। क्लॉज नंबर 4 है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 4.1 के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज को निर्धारित करना चाहिए जो उसके पर्पस के रिलेवेंट हो और जो उसके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिजल्ट को अफेक्ट करें।
4.2 में ऑर्गेनाइजेशन को निर्धारित करना चाहिए कि वो कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टी हैं जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेवेंट हैं, इन इंटरेस्टेड पार्टी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेवेंट हैं। 4.3 में ऑर्गेनाइजेशन को निर्धारित करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। 4.4 के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को उन प्रोसेसेस को निर्धारित करना चाहिए जिनकी ज़रूरत क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में है। इन प्रोसेसेस से रिक्वायर्ड इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट निर्धारित करना चाहिए। इन प्रोसेसेस के सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन को निर्धारित करना चाहिए। इन प्रोसेसेस के लिए आवश्यक रिसोर्सेज का निर्धारण और उनकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करनी चाहिए। इन प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज को रिलेवेंट पर्सन को सौंपना चाहिए। आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करें, प्रोसेस और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में सुधार करें एंड डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को रिटेन करें। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक लोगों का समूह है, कह सकते हो ग्रुप ऑफ पीपल, और ये समूह एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है। इस उद्देश्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इस समूह को एक बेहतर तरीके से एक लीडरशिप मिले। तो हमारा क्लॉज नंबर 5 भी लीडरशिप पर ही आधारित है। देखते हैं दोस्तों, क्लॉज नंबर 5 है लीडरशिप। इसके अंदर 5.1 में आता है लीडरशिप एंड कमिटमेंट, जिसके अंदर हमारी कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे 5.1.1 मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा टॉप मैनेजमेंट को क्वालिटी के संबंध में लीडरशिप और कमिटमेंट प्रदर्शित करना चाहिए। जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश किए गए हैं और ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकताओं के एकीकरण को सुनिश्चित करना चाहिए और प्रोसेस अप्रोच एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आवश्यक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड ये सुनिश्चित करना कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करेगा और साथ में इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करना चाहिए। 5.1.2 है कस्टमर फोकस। इसमें कस्टमर और एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को निर्धारित करना चाहिए और रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रभावित कर सकते हैं उन्हें निर्धारित करना चाहिए और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पॉलिसीज 5.2। 5.2.1 इसमें टॉप मैनेजमेंट को क्वालिटी पॉलिसी को एस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन करना चाहिए और ये क्वालिटी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में इजीली अवेलेबल होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में मेंटेन होनी चाहिए और ये क्वालिटी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, समझी जाए और लागू की जानी चाहिए और ये पॉलिसी रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है 5.3। इसमें 5.3 में टॉप मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेवेंट रोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज रिलेवेंट पर्सन को सौंपे गए हैं। जैसा कि हमने PDCA साइकिल के अंदर देखा था कि प्लान कितना जरूरी है, बिना प्लान के हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो हमारा क्लॉज नंबर 6 भी उसी दिशा में हमें लेके जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान कितना जरूरी है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्लॉज है नंबर 6 प्लानिंग और 6.1 में आता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्लान बनाते समय
ऑर्गेनाइजेशन को क्लॉज नंबर 4.1 एंड 4.2 के इश्यूज पर ध्यान देना चाहिए और टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग करते समय ये आश्वासन दे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपने इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और टॉप मैनेजमेंट डिजायरेबल इफेक्ट्स को एनहेंस करें और टॉप मैनेजमेंट अनडिजायर्ड इफेक्ट को रोकें या कम करें और सिस्टम में सुधार प्राप्त करें। और ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना चाहिए कि इन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करने के लिए कार्रवाई करें, जैसे अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस में प्रोसेस को इंटीग्रेट और इम्प्लीमेंट करें और इन प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करें। नेक्स्ट है 6.2, ऑर्गेनाइजेशन को रिलेवेंट फंक्शंस, लेवल्स और प्रोसेस के लिए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश करने चाहिए। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना चाहिए कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्वालिटी पॉलिसी के अनुरूप हों और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मीजरेबल हों, एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखें और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की अनुरूपता और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन में इंक्रीमेंट के लिए रिलेवेंट हों और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मॉनिटर्ड की जानी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेटेड किया जाना चाहिए और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव टाइम टू टाइम अपडेट होनी चाहिए और ये क्वालिटी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंटेड भी होने चाहिए। अपने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के प्लान बनाते समय ऑर्गेनाइजेशन ये निर्धारित करे कि व्हाट विल बी डन, व्हाट रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, who will be responsible, when it will be completed and how the result will be evaluated. नेक्स्ट है 6.3, प्लानिंग ऑफ चेंजेस। इसमें जब ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में चेंजेस की आवश्यकताओं को निर्धारित करेगी तो चेंजेस प्लान तरीके से किए जाएंगे। इसमें ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करेगी कि चेंजेस का पर्पस और उनके संभावित रिजल्ट अच्छे हों, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इंटीग्रिटी हो, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज की एलोकेशन या रीएलोकेशन हो। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए दो तरह के रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। पहला है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज और दूसरा है हमारा मशीनरीज। इन दो रिसोर्सेज के बगैर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते। इन रिसोर्सेज को किस प्रकार हम बेटर यूज कर सकते हैं वही हमारे क्लॉज नंबर 7 के अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 7, सपोर्ट। इसमें आता है 7.1, रिसोर्सेज। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के एस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी और ऑर्गेनाइजेशन ये कंसीडर करेगी कि मौजूदा इंटरनल रिसोर्सेज की कैपेबिलिटीज क्या है और एक्सटर्नल रिसोर्सेज से क्या प्राप्त करने की आवश्यकता है। 7.1.2 में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और इसके प्रोसेस के ऑपरेशन और कंट्रोल के लिए और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन पर्सन्स प्रोवाइड करेगी। 7.1.3 में ऑर्गेनाइजेशन गुड स्ट्रक्चर को प्रोवाइड एंड मेंटेन करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है बिल्डिंग एंड एसोसिएटेड यूटिलिटीज, इक्विपमेंट इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है 7.1.4। इसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के ऑपरेशन के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रोवाइड एंड मेंटेन करेगी। 7.1.5 के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग एंड मीजरिंग का उपयोग प्रोडक्ट एंड सर्विस की आवश्यकताओं को सत्यापित करने के लिए करें और ऑर्गेनाइजेशन वैलिड एंड रिलायबल रिजल्ट सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रिसोर्सेज का निर्धारण करें और ऑर्गेनाइजेशन ये भी सुनिश्चित करे कि रिसोर्सेज के उपयोग से उसके पर्पस की पूर्ति हो। ऑर्गेनाइजेशन मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी में मेजरिंग इक्विपमेंट की मेजरमेंट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग
स्पेसिफाइड इंटरवल पर या उपयोग करने से पहले ये कैलिब्रेटेड या वेरीफाइड होने चाहिए और इन मेजरिंग इक्विपमेंट की रिकॉर्ड कीपिंग भी होनी चाहिए। 7.1.6 में ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक स्पेसिफिक नॉलेज है। ये आमतौर पर अनुभव के आधार पर या कह सकते हैं अनुभव के द्वारा प्राप्त की जाती है। ये वो इंफॉर्मेशन है जिसका उपयोग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 7.2 में कॉम्पिटेंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ काम करने वाले पर्सन्स की आवश्यक क्षमता का निर्धारण करती है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ये सुनिश्चित करती है कि ये पर्सन उपयुक्त एजुकेशन, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के आधार पर सक्षम है। नेक्स्ट है 7.3 अवेयरनेस। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ये सुनिश्चित करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले पर्सन को इसकी जानकारी है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पॉलिसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेवेंट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस में उनका क्या योगदान है। 7.4 है कम्युनिकेशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी के लिए मैनेजमेंट सिस्टम में रिलेवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का निर्धारण करती है। इसमें इंक्लूड है ऑन व्हाट इट विल कम्युनिकेट, व्हेन टू कम्युनिकेट, with whom to communicate, how to communicate and who communicates। नेक्स्ट है 7.5। इसमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिटेन की जाती है। 7.5.2 क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को जब क्रिएट एंड अपडेट करें तब ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर होनी चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन मेंशन हो, फॉर एग्जांपल ए टाइटल, डेट, ऑथर और रेफरेंस नंबर एक्सेट्रा, और डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या हो जैसे लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर वर्जन, ग्राफिक एक्सेट्रा, और इसमें रिव्यू एंड अप्रूवल फॉर सूटेबिलिटी एंड एडिक्वेसी हो। नेक्स्ट है 7.5.3। इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सारी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कंट्रोल होनी चाहिए जो इंश्योर करेगी जहां और जब जिसकी ज़रूरत हो ये अवेलेबल और यूज़ के लिए सूटेबल होनी चाहिए, ये एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के कंट्रोल के लिए ऑर्गेनाइजेशन को इन एक्टिविटीज़ को एड्रेस करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस, रिट्रीवल एंड यूज़ के लिए, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन इंक्लूडिंग प्रिजर्वेशन ऑफ लेजिबिलिटी के लिए, कंट्रोल ऑफ चेंजेस जैसे वर्जन वगैरह, और रिटेंशन एंड डिस्पोजिशन के लिए। किसी काम को करने के लिए हमें डिज़ाइन, डेवलपमेंट और कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। वही ऑपरेशनल प्लानिंग हमारा क्लोज नंबर 8 के अंदर है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट है क्लोज नंबर 8, ऑपरेशन। इस क्लोज में ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेशन प्रोसेस को प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है एंड कंट्रोल करना है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए आवश्यकताओं का निर्धारण करना चाहिए, प्रोसेस के लिए और प्रोडक्ट एंड सर्विस की एक्सेप्टेंस के लिए क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्राप्त करने के लिए आवश्यक रिसोर्सेज का निर्धारण करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन, मेंटेन एंड रिटेन करना चाहिए। नेक्स्ट है 8.2, रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें है 8.2.1 कस्टमर कम्युनिकेशन। इसमें कस्टमर से कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से संबंधित इंफॉर्मेशन प्रदान करनी चाहिए। चेंजेस के साथ इंक्वायरीज, कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर को संभालना चाहिए। कस्टमर की कंप्लेंट के साथ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से संबंधित कस्टमर से फीडबैक
प्राप्त करना चाहिए, कस्टमर की प्रॉपर्टीज को संभालना या कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट है 8.2.2 डिटरमिनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें कस्टमर को पेश किए जाने वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए आवश्यकताओं का निर्धारण करते समय ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन अपने द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के दावों को पूरा कर सकती है। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें ऑर्गेनाइजेशन यह सुनिश्चित करेगी कि उसके पास कस्टमर को दी जाने वाली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। एक कस्टमर के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की आपूर्ति करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू करेगी कि कस्टमर की आवश्यकताओं के अनुसार डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी रिव्यू करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन ये सुनिश्चित और रिव्यू करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर की रिक्वायरमेंट जो पहले से अलग है सॉल्व कर ली गई है और रिव्यू के रिजल्ट्स के और न्यू रिक्वायर्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखनी है। नेक्स्ट है 8.2.4 चेंजेस टू रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें जब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट में चेंज किया जाता है तब ऑर्गेनाइजेशन यह सुनिश्चित करेगी कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में अमेंडमेंट किया गया है और इससे रिलेवेंट पर्सन को चेंज हुए रिक्वायरमेंट से अवगत कराया गया है। नेक्स्ट है 8.3 डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को एस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन करेगी। 8.3.2 डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। इसमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट के स्टेज एंड कंट्रोल को निर्धारित करना है और डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के नेचर, ड्यूरेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करना है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट को रिव्यू करना है और डिजाइन एंड डेवलपमेंट की वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज को चेक करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज को चेक करना है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज को चेक करना है। कस्टमर एंड यूजर की इन्वॉल्वमेंट को चेक करना है और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को रिटेन करना है। नेक्स्ट है 8.3.3 डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स। इसमें फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट को चेक करना है। प्रीवियस सिमिलर डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज से प्राप्त इंफॉर्मेशन को चेक करना है। स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को चेक करना है। स्टैंडर्ड और कोड्स ऑफ प्रैक्टिस जिसको लागू करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड है उसको चेक करना है और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को रिटेन करना है। नेक्स्ट है 8.3.4 डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल। इसमें डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है, रिजल्ट डिफाइन करने हैं, डिजाइन एंड डेवलपमेंट के रिजल्ट की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए समीक्षाएं आयोजित करनी है, वेरिफिकेशन एक्टिविटीज को कंडक्ट करना है, वैलिडेशन एक्टिविटीज को कंडक्ट करना है, समीक्षाओं के दौरान निर्धारित प्रॉब्लम पर कोई आवश्यक कार्रवाई करनी है और इसकी भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को रिटेन करना है। नेक्स्ट है 8.3.5 डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स। इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स को इंश्योर करे कि आउटपुट हमारी इनपुट रिक्वायरमेंट के साथ मीट करें, प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रावधान के लिए बाद की प्रोसेसेस के लिए पर्याप्त हों, उपयुक्त और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के रूप में मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग की आवश्यकताओं को शामिल करें और उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की विशेषताओं को स्पेसिफाई करें जो उनके पर्पस के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट है 8.3.6 डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस। इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट या उसके बाद की
उसके बाद की गई चेंजेस की पहचान, समीक्षा और उनका कंट्रोल करेगी और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को रिटेन भी करेगी। नेक्स्ट है 8.4 कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें 8.4.1 ऑर्गेनाइजेशन यह सुनिश्चित करेगी कि एक्सटर्नल रूप से प्रदान की गई प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए और एक्सटर्नल प्रोवाइड के प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑर्गेनाइजेशन में खुद के प्रोडक्ट और सर्विसेज में शामिल करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक्सटर्नल प्रोवाइडर के द्वारा सीधे कस्टमर को प्रदान किया जा सकता है। एक प्रोसेस या एक प्रोसेस का हिस्सा एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर के द्वारा एक निर्णय के परिणाम स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल प्रोवाइडर की एबिलिटी के आधार पर उनका एवेल्यूशन, सिलेक्शन, मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस एंड री एवेल्यूशन करेगी और ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को रिटेन करेगी। नेक्स्ट है 8.4.2 टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। इसमें ऑर्गेनाइजेशन यह सुनिश्चित करेगी कि एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। नेक्स्ट है 8.4.3 इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर। इसमें ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल प्रोवाइडर से कम्युनिकेशन से पहले आवश्यकताओं की पर्याप्तता सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट है 8.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। इसमें 8.5.1 कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कंडीशन में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्रावधान लागू करेगी। इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल करना, सूटेबल मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज अवेलेबल करना, प्रोसेसेस के ऑपरेशन के लिए सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट मैनेज करना, कॉम्पिटेंट पर्सन्स को अपॉइंट करना, ह्यूमन एरर के लिए प्रिवेंटिव एक्शन लाना, डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट है 8.5.2 आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी। इसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कंफर्मिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट को आइडेंटिफाई करने के लिए उपयुक्त रिसोर्सेज का उपयोग करना है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट के स्टेटस को आइडेंटिफाई करेगी और ऑर्गेनाइजेशन ट्रेसिबिलिटी के लिए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को रिटेन करेगी। नेक्स्ट है 8.5.3 प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। इसमें ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर या एक्सटर्नल प्रोवाइडर से संबंधित प्रॉपर्टी की देखभाल करेगी जब ये ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उपयोग की जा रही हैं। एक कस्टमर या एक्सटर्नल प्रोवाइडर की प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है, जैसे मटेरियल, कंपोनेंट, टूल एंड इक्विपमेंट, प्रीमिसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पर्सनल डाटा, ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है 8.5.4 प्रिजर्वेशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्रावधानों के दौरान आउटपुट को प्रिजर्व करेगी। प्रिजर्वेशन में आइडेंटिफिकेशन, हैंडलिंग, कंटेमिनेशन कंट्रोल, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोटेक्शन शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है 8.5.5 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज। इसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से जुड़े डिलीवरी के बाद की एक्टिविटीज के लिए आवश्यकताओं को पूरा करेगी। पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज में एक्शन अंडर वारंटी प्रोविजन, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन सच एज मेंटेनेंस सर्विसेज एंड सप्लीमेंट्री सर्विसेज सच एज रिसाइकलिंग और फाइनल डिस्पोजल शामिल हो सकता है। नेक्स्ट है 8.5.6 कंट्रोल ऑफ चेंजेस। इसमें ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू करेगी और कंट्रोल करेगी चेंजेस को प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन के लिए और
ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को रिटेन करेगी। 8.6 है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशन उचित चरणों में प्लान अरेंजमेंट को लागू करेगी और ये वेरीफाई करेगी कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। इसमें कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिलीज तब तक नहीं करने जब तक संतोषजनक ढंग से प्लान अरेंजमेंट पूरा नहीं हो जाता, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को भी रिटेन करेगी। नेक्स्ट है 8.7 कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट्स। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करेगी कि जो आउटपुट आवश्यकता के अनुसार कंफर्म नहीं है उन्हें आइडेंटिफाई करे और कंट्रोल करे और उनके अनअपेक्षित उपयोग को रोके। ऑर्गेनाइजेशन नॉन कन्फर्मिटी के नेचर के आधार पर उचित कार्रवाई करे। ये नॉन कन्फर्मिटी आफ्टर सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज पर भी लागू होगा। ऑर्गेनाइजेशन एक या अधिक तरीकों से नॉन कन्फर्मिटी आउटपुट से निपट सकता है, जैसे करेक्शन के माध्यम से, सेग्रीगेशन, कंटेनमेंट, रिटर्न और सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर, ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन फॉर एक्सेप्टेंस अंडर कंसेशन। इसमें कंफर्मिटी की रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करेंगे जब नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट को करेक्ट कर लिया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को रिटेन भी करेगी। दोस्तों, काम तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन क्या वो काम हम सही तरीके से कर रहे हैं या उसको और बेटर तरीके से किया जा सकता है? इसी चीज को रिव्यू करने के लिए हमारा क्लॉज नंबर 9 हमें बताता है कि हमें कैसे समय समय पे इंटरनल ऑडिट करके, रिव्यू करके चेक करना चाहिए कि उसी काम को किस तरीके से हम और बेटर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 9, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। 9.1 मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन निर्धारित करेगी कि क्या मॉनिटर्ड एंड मेजर्ड करना है, क्या मेथड फॉर मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन के लिए लगाना है, कब मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग करना है, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट का रिजल्ट को कब एनालाइज्ड एंड इवैल्यूएट करना है। 9.1.2 कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की धारणाओं की मॉनिटरिंग करेगा कि उनकी ज़रूरतें किस हद तक हैं और उनकी उम्मीदों को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसमें कस्टमर सर्वे, कस्टमर फीडबैक ऑन डिलीवर्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मीटिंग्स विद कस्टमर, मार्केट शेयर एनालिसिस, कॉम्प्लीमेंट्स, वारंटी क्लेम्स एंड डीलर रिपोर्ट के माध्यम से कस्टमर की परसेप्शन को चेक किया जा सकता है। 9.1.3 एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग से उत्पन्न होने वाले उपयुक्त डाटा और इंफॉर्मेशन के एनालाइज और इवैल्यूएशन करेगा। एनालाइज के रिजल्ट से हम पता कर सकते हैं कि कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, प्लानिंग हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली ये भी पता कर सकते हैं, और द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन टेकन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, और द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर के बारे में, और द नीड फॉर इम्प्रूवमेंट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इन सब बातों के बारे में हम इसके माध्यम से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9.2 इंटरनल ऑडिट। ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए नियोजित अंतराल पर इंटरनल ऑडिट आयोजित करेगा। क्वालिटी मैनेजमेंट को चेक करने के लिए ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड है। 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू।
टॉप मैनेजमेंट नियोजित अंतराल पर ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की कंटिन्यूइंग सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी, इफेक्टिवनेस ठीक है। 9.3.2 मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स। मैनेजमेंट की समीक्षा की प्लान बनाए जाएंगे और इसे ध्यान में रखते हुए किया जाएगा कि प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू का स्टेटस चेक करना, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेवेंट क्या एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज में क्या चेंजेस हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस के बारे में जानकारी देना। इसमें ये इंक्लूड हैं रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज के कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड फीडबैक फॉर्म, कौन से क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हमें प्राप्त करने हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्रोसेस, परफॉर्मेंस एंड कंफर्मिटी चेक करना, नॉन कंफर्मिटीज एंड करेक्टिव एक्शन चेक करना, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट चेक करना, ऑडिट रिजल्ट चेक करना, एक्सटर्नल प्रोवाइडर की परफॉर्मेंस चेक करना, रिसोर्सेज की एडिक्वेसी चेक करना, अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट को भी चेक करना। 9.3.3 मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट्स। जब मैनेजमेंट ऑडिट करेगा तो कुछ आउटपुट्स निकल के आएंगे। मैनेजमेंट रिव्यू के रिजल्ट में रिलेटेड डिसीजन और एक्शन शामिल होंगे, इन्वॉल्वमेंट की अपॉर्चुनिटीज, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को चेंज करने की कोई ज़रूरत या रिसोर्सेज की नीड, ये सब आउटपुट्स में आएगा। एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन भी रिटेन करनी है। एक बार एक कार कंपनी के ऑनर से पूछा गया कि आपके पास इतनी सारी लग्जरी कारें हैं, आपकी बेस्ट कार कौन सी है? तो उनका जवाब था कि मेरी ड्रीम कार, मेरी बेस्ट कार तो अभी तक लॉन्च ही नहीं हुई है, क्योंकि मेरी कार के अंदर अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इसी पर हमारा ISO का क्लॉज नंबर 10 आधारित है, इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज नंबर 10, इम्प्रूवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की आवश्यकताओं को पूरा करने और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी और सुधार के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का निर्धारण और उन्हें सिलेक्ट करेगी। इसमें इंक्लूड हैं आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज में सुधार करना है, अनडिजायर्ड इफेक्ट को करेक्ट करना, प्रिवेंट करना या रिड्यूस करना है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है 10.2 नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। इसमें जब एक नॉन कन्फर्मिटी होती है जिसमें कंप्लेंट भी शामिल हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? नॉन कन्फर्मिटी पर रिएक्ट करना है, नॉन कन्फर्मिटी को कंट्रोल एंड करेक्ट करने के लिए एक्शन लेना है, कॉन्सिक्वेंसेस के साथ डील करना है और नॉन कन्फर्मिटी के कॉज को खत्म करने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता का मूल्यांकन करना है। इसमें क्या क्या करना है? नॉन कन्फर्मिटी को रिव्यू एंड एनालाइज करें, नॉन कन्फर्मिटी के रूट कॉज को निर्धारित करें और जरूरी एक्शन को इम्प्लीमेंट करें, लिए गए करेक्टिव एक्शन के इफेक्टिवनेस को रिव्यू करें, यदि जरूरी हो तो निर्धारित की गई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज अपडेट करें और यदि जरूरी हो तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को चेंज करें और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को रिटेन करें। नेक्स्ट है 10.3 कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस में लगातार सुधार करते रहेंगे। दोस्तों, पूरा स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद हमने एक चीज़ समझी कि वैसे तो ISO 9001 की 250 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी इनको छोटा करके हम 5 पॉइंट्स पे आ जाते हैं। पहला, कि हमें अपने कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशंस को समझना चाहिए। दूसरा, क्वालिटी पॉलिसी
क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव और वर्क एनवायरनमेंट के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। तीसरा पॉइंट है पॉलिसी को लागू करने और उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए डिज़ाइन, प्रोसेस और रिसोर्स को मैनेज करें। दोस्तों चौथा पॉइंट है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को मेजर करें और एनालाइज करें। और लास्ट एंड फाइनल पांचवा पॉइंट है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। बहुत जरूरी है, अपने प्रोसेस को लगातार कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को दबा के जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।